हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजा साहब में। और आज जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं वो यूपी टेट और सी टेट जो एग्ज़ाम इस ईयर होने वाले हैं उसके लिए है। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। इसके टोटल 15 क्वेश्चन होंगे जिसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर किसी शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों की ज्ञान में दक्षता को, और अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, और डी पढ़ाने की उत्सुकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धैर्य और दृढ़ता। क्योंकि धैर्य और दृढ़ता अगर होगी तो जो टीचर होगा वो किसी भी छात्र छात्रा की कोई भी समस्या होगी उनका सहजता से समाधान कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो होता है बच्चा किसी भी वस्तु व घटना के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ये जो अवस्था होती है वो 7 से 11 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। और मनोवैज्ञानिक प्याजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे में 5 योग्यताओं का विकास होता है। ये योग्यताएं होती है, पहला संरक्षण और संख्याबोध और क्रमानुसार, और चौथा होता है वर्गीकरण, साथ ही साथ एक होता है पारस्परिक संबंध की क्षमता। ये सारी योग्यता होती है जिनका विकास बच्चे में इस उम्र में होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण जो वर्ड है वो किससे संबंधित है हमें ये बताना है। आपके ऑप्शन है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, और डी है बोध समझ बढ़ाने की तकनीकी से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। और अगर हम बात करें मन का मानचित्रण तो इसका अगर हम अर्थ निकालें तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई हम किसी भी कार्य को करने वाले हैं तो उस कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा हमें मन में बना लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है हमें ये बताना है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, सी टेट में आपको जो भी ऑप्शन देंगे उसमें जो आप आंसर सेलेक्ट करोगे वो पहला तो आप नेचर के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश कीजिएगा, या फिर आप बालक को केंद्र में रखकर बाल केंद्रित देखिएगा जो भी आपका आंसर होगा उसे। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी है सरल एवं रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, सी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, और डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्योंकि देखिए प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी जो होते हैं वो सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका यही माना जाता है कि अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ भी समझना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि हम उसके क्षमता के अनुसार विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं शिक्षण पद्धति जो होती है उसका हम प्रयोग करें। क्योंकि हर जो बालक है उसकी एक अपनी अलग अलग क्षमता होती है, तो हम उसके अनुसार जो बेस्ट है वो शिक्षण पद्धति का हम उपयोग करें ताकि प्राथमिक स्तर पर ही जो भी छात्र है उसको विषय वस्तु का पूर्ण रूप से ज्ञान हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। आपके ऑप्शन है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, बी है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, सी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना, और डी है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो इसमें आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर हम ऐसा कराएंगे तो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होने लगेगा। वही चीज़ यहाँ पर आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। आपके ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष एवं उसके ऊपर की अवस्था होती है। बी है संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच की होती है। और सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच की होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेकर 11 वर्ष के बीच की होती है। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में भी तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष एवं उससे ऊपर की होती है। ये जो औपचारिक संक्रिया की अवस्था होती है इसमें संज्ञात्मक विकास की ये अंतिम अवस्था होती है, क्योंकि ये 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। मूल रूप से ये जो अवस्था होती है वो तार्किक चिंतन की अवस्था होती है, अर्थात इस अवस्था में जो बालक होगा वो अन्य बालकों के अतिरिक्त स्वयं के विचार के संबंध में भी जो होगा वो विचार करने में समर्थ होने लगता है। मतलब उसके जो खुद के विचार होंगे, उसके विचार ऐसे क्यों हैं, इस पर भी वो क्या करने लगेगा, एक चिंतन करने लग जाता है। ठीक है, साथ ही साथ बालक जो होगा वो उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी विशेषता जो होती है, उपयोगिता और अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। उद्दीपक की अनुपस्थिति से तात्पर्य ये है कि अगर हमारे पास कुछ सामने में नहीं भी रखा है, ठीक है, कोई कंडीशन हमारे सामने नहीं भी है अगर, तो हम उसको सोच के उस कंडीशन में हम कैसा करेंगे ये चीज़ भी सोचने लग जाते हैं। ठीक है, ये जो अवस्था होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, 12 वर्ष और उसके ऊपर की अवस्था। मतलब इस अवस्था में बालक के जो विचार होते हैं वो परिपक्व होने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बी है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। और ऑप्शन डी है वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। आपको ये याद रखना है कि इसमें जो भी ऑप्शन होंगे, ठीक है, आपको इसमें ध्यान आपको ये देना है कि जो ये बच्चे के लिए अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त होगा वो ऑप्शन आपको चुनने की कोशिश करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर क्योंकि देखिए सीखना जो है वो समृद्ध हो सकता है। ठीक है, किस कंडीशन में, यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी जो होंगे एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे। ठीक है, अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी जो होगा या विद्यार्थी वो वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर ही देखते रहता है। वो अपने घर के आसपास, घर में कहीं भी वो देखते रहता है और सुनते रहता है। तो शिक्षक अगर वास्तविक दुनिया के उदाहरण को कक्षा में लाएगा और समझाएगा तो जो भी शिक्षार्थी होंगे उनको उस बातों को समझने में अपेक्षाकृत अधिक आसानी होगी। ठीक है, इसलिए इनका यहाँ पे पूछा है आपको सीखना समृद्ध कब होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाता है। ऑप्शन है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्षणोन्मुखी होती है, और अनधिगमक में भी सीखने की प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जाता है, हमें ये बताना है। ठीक है, मतलब कौन सा निगेटिव आंसर है वो हमें देखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा स्थान नहीं है जहां अधिगम प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सीखने जो है वो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता इसको हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर कोई भी शिक्षार्थी सीखने की अगर उसके अंदर प्रवृत्ति है
तो उस शिक्षार्थी को शैक्षणिक संस्था ही एकमात्र ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वो सीखेगा, वो कहीं भी जाए वहाँ वो सीख सकता है। ठीक है, मतलब जो वो है अपने ज्ञान को कहीं भी किसी भी अध्यापक की मदद से वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसके में अगर क्षमता है उस तो वो कहीं भी वो चीज़ को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ वो ज्ञान प्राप्त करेगा। वो अपने आसपास के वातावरण कहीं भी कुछ भी देखकर भी अपने ज्ञान को अगर उसमें सीखने का ललक है तो वो सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, तो आपको ऑप्शन बताना है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों करने में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन बी है उनके साथ में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और सी है उनके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। और डी है उनको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको उस विद्यार्थी के लिए जो सबसे उत्तम रहेगा वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहली बात, हमें उनकी जो भी विद्यार्थियों की जो भी समस्या हो, लेकिन उनसे हमें समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या हो उसको ऐसा मत लगे कि उससे अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि जो भी विद्यार्थी होगा उसके साथ हमें श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सीखने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि उसके साथ भी उसको ऐसा लगेगा उसके साथ भी सामान्य व्यवहार किया जा रहा है और उसके अंदर जो आत्महीनता की भावना होती है उसका विकास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन बी है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन सी है सानिध्य या संगति की आवश्यकता। ऑप्शन डी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इसमें आपको पूछा है कि कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है। तो नहीं है पूछा है तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना ये हमारी एक शारीरिक आवश्यकता है। ठीक है, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, सभागार, घर और खेल का मैदान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण के द्वारा ही जो होगा बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधी जो विकास है उसको सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकता साथ ही साथ उसके समस्याओं का निदान और उपचार किया जा सकता है। अगर कहीं भी उसको समस्या आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो वहाँ अपने वो शिक्षक से पूछकर अपने समस्याओं का निदान भी कर सकता है। इसलिए विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण ही ऐसा स्थान है जहाँ संज्ञानात्मक विकास सबसे बेहतर तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। आपके ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को, बी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, सी है कक्षा में एकदम खामोशी और डी है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इसमें सबसे एक्यूरेट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब कोई भी विद्यार्थी द्वारा जब प्रश्न पूछा जाता है तो यह एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को उनका व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्य को तभी पूरा कर पाएगा जब वो अधिप्रेरित होगा अंदर से। ठीक है, मतलब वो खुद से भी उसके मन में सवाल आएगा कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण हम जाने, ऐसा टाइप का। तो अध्यापक जो होंगे वो छात्रों को पूर्व अनुभव और विशेषकर रुचि के प्रयोग से ऐसा अधिगम अभिप्रेरित कर सकते हैं उनके बीच, कि वो उनके मन में खुद से ही आए कि वो आगे प्रश्न पूछें और किसी भी चीज़ को उसके पहलुओं को समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। वह जो प्रवाह पूर्ण
एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश एवं स्वयं को समायोजित कर सकता है, और ऑप्शन डी है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, आपको ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। क्योंकि वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं, वो बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं माना जाता। क्योंकि रटने से जो छात्र होगा वो उसे हल करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन उसे समझने की कोशिश नहीं करता, वो समझ बिल्कुल नहीं पाते, उसे सिर्फ रटने पर उनका ध्यान रहता है, जिससे उसे आगे के प्रश्न को जो होंगे, क्योंकि रटना एक समय तक ही वो रट सकता है, एक सीमित क्वेश्चनों को ही वो रट सकता है, तो आगे के प्रश्न जो होंगे उनको समझने में उसे समस्या होगी, और रटना एक बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है, हमें ये बताना है। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पियाजे को। पियाजे ने ये बात कही थी कि बच्चे जो हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है, तो ये क्या चीज़ को दर्शाता है। शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को अपने विद्यालय में मान्यता मिलती है, और ऑप्शन डी है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्योंकि वो घर में कम बात करी है और विद्यालय में अधिक बात करी है, इसका कारण ये हो सकता है कि घर में जो उसकी बात है उसको ज़्यादा मान्यता न मिलती हो, अपेक्षाकृत विद्यालय में थोड़ी ज़्यादा मान्यता होती हो, इसलिए वो क्या है, विद्यालय में ज़्यादा बात करती है और घर पर कम। ये कुछ 15 क्वेश्चन थे पेडोलॉजी के, जिसकी हमने प्रैक्टिस की है। अगर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या कोई डाउट है तो आप हमें बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। हम आगे नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।